अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 2 दिन से तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल थी उसके बारे में हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले 12 घंटे के अंदर दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रह गया है। पहले बात हो रही थी कि शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हैं, शायद ये दोनों मुल्क जो हैं वो आमने सामने होंगे, लेकिन अब ये जंग जो है वो दो मुल्कों से ज्यादा मुल्कों की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मशरक़ वस्ता के कई ममालिक के अंदर जो है वो बमों के धमाकों की अब आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, मिसाइल हमलों की जो है वो खबरें मौसूल हुई हैं। ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वीलॉग में आगे चल के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी जो है वो आपको अपडेट देने जा रहा हूं, तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है ताकि सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो ईरान और अमेरिका के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले थोड़ी सी बात जो है वो क्रिकेट के हवाले से करना चाहूँगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच था आज। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है श्रीलंका के खिलाफ जो है सिर्फ ये मैच जीतना नहीं था, बल्कि कम से कम 65 रन से अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इस नंबर ऑफ रन से जो है ये मैच जीतना था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए साहिबजादा फरहान की बदौलत शानदार जो है वो स्कोरिंग की, बल्कि यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी बैटिंग भी कर सकता है। बड़ी शानदार बैटिंग जो है उनकी जानिब से की गई। साथ ही साथ इस मरतबा बाबर आजम को और साइम अयूब को जो है वो ड्रॉप किया गया, बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया गया, फ़खर जमान को जो है वो ओपनिंग करवाई गई और दोनों ने बड़ा ही ज़बरदस्त जारहाना खेल जो है वो पेश किया। साहिबजादा फरहान ने T20 के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की। एंड ऑफ द डे जो टारगेट दिया गया श्रीलंका को वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 147 रन का जो रिस्ट्रिक्ट करना था वो पाकिस्तान जो है वो अचीव नहीं कर सका। और इसी तरह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर जो सफ़र था वो इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी मैच के अंदर जाके मेरे ख्याल में जो नेसेसरी चेंजेस थी, बाबर को ड्रॉप करना, साइम को ड्रॉप करना, वो किया, लेकिन आई गेस इट वाज जस्ट टू लेट। और वो जो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारा था वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ साबित हुआ। बट एनीवेज क्रिकेट के हवाले से इतना ही। लेट्स मूव ऑन और जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आपको इस बारे में जो है वो अपडेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी इस वक्त जो है वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई के अंदर भी जो है वो धमाकों की ताज़ा तरीन तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। और कुवैत के अंदर भी जो है वो धमाके सुने गए हैं और इराक के अंदर भी जो है वो धमाके सुने गए हैं। सो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है सिलसिला चल रहा है। और साथ ही साथ ईरान ने पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुस जो है वो उसे बंद कर दिया है। अब ये जो आबने हुर्मुस है, इसका मतलब है कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट आने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर, ये तफसीलात भी जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों की अब तफसीलात जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जो है ये इन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो उस वक्त जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने आपको पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि जो बमबारी हुई है उसके अंदर ईरान के अंदर एक लड़कियों के स्कूल को भी जो है वो टारगेट किया गया है। और उसके अंदर जब ये हमला किया गया तो उस स्कूल के अंदर तकरीबन 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो वहीं पे मौजूद थी उसी स्कूल के अंदर। और अब तक की इतलात के मुताबिक फ़िज़ाई हमले के नतीजे में अब तक कम से कम 51 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 60 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें तालिबात और स्कूल का अमला भी जो है वो शामिल था। हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई हमले के नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं और मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है, क्योंकि कई ज़ख्मी जो हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइल ने सुबह के वक्त स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया है और उनका कहना था कि रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और ज़ख्मियों को निकालने में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान में उनके हमलों का हदफ वो मुकामात थे जहाँ पर आला ईरानी सियासी और सिक्योरिटी शख्सियात जो है वो जमा थी। एक बयान में इसराइली फ़ौज ने वजाहत की कि ईरान में आज होने वाली कार्रवाई की तैयारी गुज़िश्ता कई माह के दौरान की गई, जिसमें मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात पर तवज्जो मरकूज़ की थी कि वो मौका कब आएगा जब ईरान की हुकूमती, सियासी और सिक्योरिटी क़यादत जो है वो इकट्ठी होती है। इजरायली फौज ने मजीद वाज़ेह किया कि रात के बजाय सुबह के वक्त हमला करने का फैसला टेक्निकल सरप्राइज के तौर पर किया गया, जिससे मतलूबा नताइज हासिल हुए। बयान में कहा गया कि इजरायली फौज अब इस हमले के नतीजे में होने वाले नुकसान का जायजा ले रही है। दूसरी जानिब रॉयटर्स ने जो खबरसा एजेंसी है उसने दावा किया है कि ईरान के वजीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा इजरायली हमले में जाँ बहक हो चुके हैं। ज़हन में रखिएगा, रॉयटर्स इसको क्लेम कर रहा है, अभी तक ईरान की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। रॉयटर्स ने कहा है कि इजरायली हमलों में पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर की शहादत की भी इतलात हैं। ताहम इन दोनों खबरों की बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है।
दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के इन हमलों में हमारे 1 या 2 कमांडर्स जो हैं वो हलाक हुए हैं। उन्होंने नामों की जो है वो अभी तक तस्दीक नहीं की। एनबीसी पर इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराक्ची ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई अभी जिंदा हैं। उनके हवाले से जो है वो फेक न्यूज़ से सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये फेक न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि ईरान कशीदगी में कमी का ख्वाहिशमंद और मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका और इसराइल अपने हमले बंद कर दे। ये कहते हुए कि अभी कोई राब्ता नहीं हुआ, अब्बास इराक्ची ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका हमसे बात करना चाहता है तो वो जानते हैं कि मुझसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल ने इराक पर भी हमला कर दिया है। अब ये दूसरा मुल्क है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि मल्टीपल ममालिक से जो है ये खबरें आई हैं। अब इराक के ऊपर भी जो है इसराइल की जानिब से हमला किया गया है और बगदाद में हाशिद शबी पीएमएफ हेडक्वार्टर इजरायली हमले में 1 शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं, जबकि हवाई ऑपरेशन जो है वहां पे मुअत्तल कर दिया गया। अभी मैं इसकी डिटेल्स भी दूंगा क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि जनाब फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो डिसरप्ट हो गए हैं। पीआईए ने मशरिक वस्ता की जानिब जो है अपने फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये क्या मामला है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी डिटेल्स में अभी आगे चल के आपको दूंगा, तो एंड तक आपने इस वीलॉग को जो है वो देखना है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने खित्ते में अमेरिकी अड्डों के ऊपर जवाबी मिसाइल हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। इजरायली दिफाई अफवाज ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब से मजीद मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद वार्निंग अलर्ट्स जो हैं वो फाल कर दिए गए हैं। आज सुबह आईडीएफ की टेलीग्राम चैनल पर मिसाइल हमलों से मुतालिक जारी होने वाले 7वें वार्निंग अलर्ट है। अब तक की मालूमात के मुताबिक बहरीन, अबूजैबी और कतर में भी जो है वो मिसाइल हमले हुए हैं। अब ये मुल्क जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बहरीन, अबूजैबी की स्टेट और कतर, यहाँ पे भी मिसाइल हमले हुए हैं, जबकि रियाद में भी धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं। पाज़ार इनकलाब ने बयान में कहा है कि उनके मिसाइलों और ड्रोन्स ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में दीगर अमरीकी अड्डों के साथ साथ इसराइल में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया है। बहरीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीकी 5वें बहरी अड्डे बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी सफारती हमले को पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। उधर दोहा में मजीद धमाके सुने गए हैं, जबकि अबूजैबी के मरकजी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाने की इतलात हैं। अब ये दुबई और अबूजैबी जो है वो पहली दफ़ा गालबन ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अमरीकी अफवाज की प्रेजेंस जो है वहाँ पर मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें जो हैं सुनी गई हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है ये भी बताया गया है कि मुतअद्दिद जो मिसाइल्स हैं उनको वहाँ पे नाकारा बनाया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से एक बार फिर दुबई पर मिसाइल दागे गए हैं और ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें सुनकर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के इलाके जुमेरा पार्क और सिटी वॉक के करीब धमाकों की आवाज़ें आई। अब ये जो जुमेरा पार्क का जो एरिया है बड़ा ही मतलब पुरतईश और हाई वैल्यू एरिया दुबई का कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे इन धमाकों की आवाज़ें आई हैं। इसके अलावा बर्शा और जेवीसी के करीब भी जो है धमाके होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ये तमाम के तमाम जो है पोस्ट लोकेलिटी है दुबई की, जहाँ पे धमाकों की आवाज़ें जो हैं ये सुनी गई हैं। उधर बहरीन की जानिब से कहा गया है कि ईरानी हमलों में सल्तनत के अंदर अहम मुकामात और तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने हंगामी मनसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हमले बुज़दिलाना कार्रवाई हैं जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। बहरीन ने कहा है कि हर ज़रूरी इकदाम और मुनासिब जवाब देने का पूरा हक महफूज रखते हैं। फौजी उमूर से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात मुतल्लिका हुकाम जो है उन्होंने कहा जारी करेंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि आज मुल्क को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए एक जारहाना हमले का सामना करना पड़ा, जिससे अमाराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया और मुतअद्दिद मिसाइलों को फ़ज़ा के अंदर ही जो है वो तबाह किया गया। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत अबूजैबी के एक रिहायशी इलाके में मिसाइलों के मलबे के गिरने से कुछ माली नुकसान हुआ और एशियाई निजात एक शख्स हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त पाकिस्तानी के तौर पर हुई है। बयान में कहा गया है कि हमला कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और अमारात को अपनी सरजमीन, अवाम और मफादात के दिफा के लिए मुनासिब जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। ज़हन में रखिएगा कि अभी तक ये अटैक्स जो हो रहे थे वो इसराइल और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से हो रहे थे, लेकिन अब दूसरे ममालिक जो हैं दुबई, अबूजैबी, बहरीन, इराक के ऊपर तो खैर इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, और कुवैत, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है जारी बात है ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी जो हैं वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब हमारे जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर ये मिसाइल हमले किए गए हैं। अब ईरान ने इससे पहले जब ये हमले हुए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अमरीकी फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे जो है वो हम उनको टारगेट करेंगे। लेकिन अगर ज़ाहिरी बात है अगर वहाँ इन ममालिक के आम शहरी भी अगर उसके अंदर टारगेट होते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर इनकी जानिब से भी जो है वो रिएक्शन सामने आ सकता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने ईरानी जहरियत और मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और उर्दन की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की संगीन तरीन अल्फाज में मजम्मत की है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की जानिब से आज जारी बयान में कहा गया है कि मुमलिकत इन बरादर ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का वादा करती है और वो उनकी जानिब से इख्तियार किए जाने वाले किसी भी इकदाम की हिमायत के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार्ड लाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया है और मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। एक पैगाम आपके लिए, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना इस वक्त चल रहा है और ईद भी करीब है। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ज़कात भी इस मौके के ऊपर जो है वो भेजते हैं, ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में अपने प्यारों को जो है वो अपनी ये ज़कात या ईद के लिए पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ख़ास तौर पे वो तमाम पाकिस्तानी, अगर आप अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के अंदर मुकीम हैं और अपने घर वालों को याद कर रहे हैं या आप उनको पैसे भिजवाना चाहते हैं और उनकी खुशियों में आप भी शरीक होना चाहते हैं, चाहे वो हज़ारों ही मील दूर क्यों ना हो, तो ऐसे में सबसे अहम सवाल जो लोगों के ज़हन में आता है कि वो पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करें, पाकिस्तान में अपने इन प्यारों को वो पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करें। तो एक बड़ा आसान तरीका है और बेहतरीन रेट भी इसके अंदर आपको मिलता है, कम से कम फीस होती है और सबसे बढ़कर के सिक्योर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होती हैं। मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूँ टैप टैप सेंड, और इस ऐप के ज़रिए जो है बड़ा आसान तरीका है, आपने सिर्फ उसको जो है वो डाउनलोड करना है और इसके ज़रिए जो है वो आप पैसे भेज सकते हैं। आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें अपनी रकम जो है वो दर्ज करवानी है, रिसीवर की आपने तफसीलात जमा करानी है और आपने सिर्फ एक बैंक सेलेक्ट करना है एंड इंस्टेंटली योर कैश विल बी ट्रांसफर्ड ओवर देयर। बड़े आसान तरीके से उस शख्स को जिसका भी आप नाम लिखेंगे उसको वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैक के नाम से, उसको अगर आप उस प्रोमो कोड को वहां पे ऐड करते हैं तो आपको एक स्पेशल बोनस भी जो है इसमें मिलेगा। और सबसे अहम, आप किसी भी मुल्क में हो और अगर मेरा ये प्रोमो कोड आप यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इतनी रकम जो है वो आपको बोनस के अंदर मिलेगी। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अभी आप टैप टैप सेंड जो है उसे डाउनलोड करें, बेहतरीन रेट्स और कम फीस के साथ अपने प्यारों तक मोहब्बत और ये सपोर्ट जो है पहुंचाएं। इसके साथ आपके रेमिटेंस से मुल्क की इकॉनमी को भी जाहिर बात है फायदा होगा, और क्योंकि फासले जो है वो कम नहीं होते मगर आसान हो जाते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ट्रूप्स कहां कहां पे मौजूद हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मशरिक वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा अल अदीदा एयरबेस है जो कतर में वाक़ है और सन 1996 में बनाया गया था। सो कतर जो है वो सबसे बड़ी बेस है अमरीका की इस खित्ते के अंदर। अल अदीद एयरबेस कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के करीब वाक़ है। यहाँ मशरिक वस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड के फ़िज़ाई ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर्स मौजूद है। इस अड्डे पर करीब 8000 अमरीकी फ़ौजी इस वक्त तैनात हैं। अमरीकी फ़ौजी कतर के अलावा बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, कब्रस और इराक के अंदर भी मौजूद हैं। अमरीका के कुवैत में भी मुतादिद फौजी अड्डे हैं, जबकि सऊदी अरब में भी उसके 2 अड्डे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इराक में अभी भी अमरीका के 2000 से ज्यादा अहलकार वहां पे मौजूद हैं जो ऐन उल असद एयरबेस और यूनियन 3 जैसी सहूलतों के इर्द गिर्द तैनात हैं। अमरीकी फौजी मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर मशरिक वस्ता के अंदर तैनात हैं और शाम के अलावा वो हर मुल्क की हुकूमत की इजाजत से वहां पे मौजूद हैं। इराक और शाम जैसे मुल्कों में अमरीकी फौजें नाम नहाद दौलत इस्लामिया के अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद हैं। यहाँ अमरीकी फौजी मुकामी फोर्सेस को तरबियत भी देते हैं। अमरीका के एक अहम इत्तेहादी मुल्क उर्दन में सैकड़ों अमरीकी ट्रेनर्स हैं जहां वो साल भर वसी मशक़ें करवाते हैं। फौजी अड्डों और फौजियों की मौजूदगी के अलावा बहर अहमर, खलीज ओमान और बहर रोम में अमरीकी बहरिया जो है वहां पे मौजूद है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक कुछ ही रोज में यहाँ 2 अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज भी जो है वो मौजूद होंगे। सो ये ट्रूप बिल्डअप जो है अमरीका की जानिब से बढ़ता जा रहा है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहले ही खलीज ओमान के करीब वहां पे मौजूद है, जबकि कुछ ही रोज में यूएसएस ट्रूमैन बहर रोम के पानियों में पोजीशन संभाल लेगा। यूं खित्ते में अमरीकी बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज जो है मौजूद हैं। इससे आपको आइडिया हो सकता है, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था कि इनका ट्रूप बिल्डअप जो है, जितनी तादाद में ये फौजी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक लार्ज स्केल वॉर के लिए जो है इनकी तैयारी इस वक्त यहाँ पे जारी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को हथियार डालने की तंबीह की है और उन्होंने कहा है कि आपको मुकम्मल माफी के साथ महफूज तरीके से पेश आया जाएगा आपके साथ और आपको यकीनी मौत का, वरना आपको यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली ईरान के अंदर जो फौजी इस वक्त लड़ रहे हैं, ये उनसे डोनाल्ड ट्रंप जो है मुखातिब हैं कि बेहतर है कि आप हथियार डाल दें, वरना आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो मजीद भी बढ़ सकती हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने ट्वीट किया है कि नेतन्याहू और ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग मुकम्मल तौर पर बिला इश्तियाल, गैर कानूनी और नाजायज है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है।
جس کا مطلب ہمیشہ امریکہ آخری ہوتا ہے. ہماری طاقتور مسلح افواج اس دن کے لیے تیار ہے اور حملہ آوروں کو بھی وہ سبق سکھائے گی جس کے وہ حقدار ہیں. امریکی اور اسرائیلی حملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے. ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو خبردار کیا تھا، آپ نے ایسا عمل شروع کر دیا جس کا خاتمہ اب آپ کے اختیار میں نہیں، تمام امریکی اڈے ایران کی پہنچ میں ہے. بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب جو ایران کی جانب سے ریاکشن آئے گا وہ بھی بڑا سخت ہوگا اور اس کے اندر کئی امریکی جانیں بھی جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. ادھر عمانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیا ہے، I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interest of the United States nor the cause of global peace are well served by this, and I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get suckered in further. This is not your war. تو عمان کے وزیر خارجہ نے جو ہے وہ امریکہ کو یہ تنبیہ دی ہے کہ جناب یہ جو آپ جنگ شروع کر رہے ہیں یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے آپ کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، خطے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قیام امن کی کوششوں جو ہیں ان کو بھی دھچکا پہنچے گا. دوسری جانب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور اس کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کے باعث مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی. اب اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ اگر آپ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے لیے انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اس صورتحال نے یورپ اور ایشیا کے درمیان فضائی راستوں کو شدید متاثر کی ہے اور دنیا بھر کی بڑی فضائی کمپنیوں کو پروازیں منسوخ، معطل یا متبادل راستوں پر منتقل کرنا پڑا ہے. فضائی حدود بند کرنے والے ممالک میں کون کون ہے؟ ایران، اسرائیل، عراق، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور شام. یہ وہ ممالک ہیں جن کی جو ایئر سپیسز ہیں وہ اس وقت بند کر دی گئی ہیں. دوسری جانب پی آئی اے نے جناب مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال کے بعد اپنا خلیجی ممالک، مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، اس سائٹ کے اوپر جو اپنا آپریشن ہے اس نے معطل کر دیا ہے. پی آئی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں. پروازیں ابتدائی طور پر کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی. ترجمان نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی سعودی عرب کی پروازیں جاری رہیں گی، تاہم ان کا روٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. مسافروں سے درخواست کی گئی ہے کہ اپنی پروازوں سے متعلق بروقت معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے پی آئی اے کال سینٹرز کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کریں. ادھر کراچی ایئرپورٹ اور اطراف کی سیکیورٹی کو بھی جو ہے وہ مزید سخت کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق رینجرز، پولیس اور اے ایس ایف کی اضافی دستے جو ہیں وہ ایئرپورٹ کی حدود کے اندر اس وقت موجود ہیں. ذرائع نے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ پر صرف مسافروں کو جانے کی اجازت ہوگی اور انتظامیہ کی جانب سے بلا وجہ ایئرپورٹ پر آنے والوں کو گریز کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی اب اس کے ایفیکٹس کے آنا شروع ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کو اس کے ایفیکٹس جو ہے خود بھی محسوس ہونا شروع ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بعض تیل کمپنیوں نے آبِ ہرمز کے راستے فیول کی ترسیل جو ہے وہ معطل کر دی ہے. ایران نے پہلے ہی آبِ ہرمز کو جو ہے ویسے بھی بند کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مختلف آئل کمپنیز کے جو آئل ٹینکرز وہاں سے گزرنے والے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے آپریشن جو ہے بند کر دیے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ آئل ٹینکرز اگر بھیجے گئے تو وہ پھنس بھی سکتے ہیں. بعض بڑی آئل کمپنیاں اور ٹریڈنگ کمپنیاں جو ہے وہ شپمنٹس روک چکی ہیں. آبِ ہرمز کے ذریعے روزانہ تقریباً 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ بیرل تیل اور دیگر ایندھن جو ہے وہ گزرتا ہے. الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معطلی سے عالمی توانائی مارکیٹ میں بڑے پیمانے کے اوپر خلل پڑنے کا خطرہ ہے. خطے میں کشیدگی کے سبب تیل کی ترسیل جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. آئل پرائسز، اب اس کی وجہ سے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آئل پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی سپلائی چین جو ہے وہ ایران کی جانب سے بند کر دی گئی ہے. ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا 28 دن کا ہمارے پاس، پاکستان کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے اور ملکی ضروریات سے زائد کا پیٹرول اور ڈیزل کا سٹاک فی الحال ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جناب سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب ذرا پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غزو للحق جو ہے وہ تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کا 32 اسکوائر کلومیٹر رقبہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ جناب پاکستانی افواج جو ہیں وہ افغانستان کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور اب تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ 32 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ بھی پاکستان نے کیپچر کر لیا ہے، پاکستانی فوج کے پاس ہے وہ اس وقت. تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر پاکستانی چوکیوں کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سخت جواب دیا ہے. یوب سیکٹر میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے 32 مربع کلومیٹر علاقے کے اوپر جو ہے وہ اب قبضہ کر لیا ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک تجویز ہے جو مطلب افواہوں کی حد تک ہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کہ ایک بفر زون جو ہے وہ پاکستان کریٹ کرنا چاہتا ہے. وہ بفر زون جو ہے
افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک چند کلومیٹر کا، ہو سکتا ہے 10 15 20 25 کلومیٹر کا ایک بفر زون جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور اس ایریا کے اندر جو ہے وہ کسی کو نہ آنے دیا جائے، تاکہ دہشت گردوں کی جو دراندازی ہے پاکستان کے اندر اس کو بند کیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق، یہ جو آخری اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں رات گئے تک، اس کے مطابق افغان طالبان جو ہیں ان میں 352 جو ہیں وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 535 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہے، 130 چیک پوسٹ جو ہیں ان کو اڑایا جا چکا ہے، 26 چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی افواج کیپچر کر چکی ہیں، پاکستانی جھنڈا وہاں پہ لہرا رہا ہے، 171 ٹینک اور آرم وہیکل جو ہیں وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے ہیں، اور 41 لوکیشنز جو ہیں ان کو پاکستانی ایئر فورس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب ذرا کچھ کھیل کے میدان سے بھی آپ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی حوالے سے ایک دفعہ پھر سے کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ کی جناب سب سے بڑی ایک کمرشل ڈیل ہوئی ہے، اور پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس جو ہیں وہ 26 ارب روپے میں ولی ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ فروخت کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رائٹس کی دور میں 3 بڈرز میدان میں تھے، ولی ٹیکنالوجیز نے ریزرو پرائس سے 3 ارب زائد کی جو ہے وہ بڈ کی تھی، اور مکملہ طور پر سرکاری ٹی وی کی اسکرین پر میچز دکھائے جائیں گے، جبکہ 2 بڑے سپورٹس چینل دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، اور ان واجبات کی ادائیگی کے لیے خاصا وقت دیا گیا، لیکن ناکام رہنے کے اوپر جو ہے اس کے بعد انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کو اپڈیٹس دیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اب ہم کر سکیں، تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں جو اپڈیٹ دیں۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کل صبح بھی جو ہے ایک ویڈیو، یا سحری کے ٹائم یا سحری کے تھوڑی سی بعد جو ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے ہم حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔